नाजरीन, इनर न्यूज़ एंड व्यूज़ में खुश आमदीद। नाजरीन, पाकिस्तान में पहले भी कई मार्शल लॉज आते रहे हैं, लेकिन ये मार्शल लॉज मुल्क के सबसे ताकतवर इदारे आर्मी के जर्नैल लगाकर इक़्तिदार पर काबिज होते रहे हैं, और फिर मुल्क की अदलिया और बाद में बदकिस्मती से हमारी पार्लियामेंट भी उनको लिजिटिमेसी देती रही। और अगर आपको याद हो तो जुडिशल मार्शल की आवाज़ें भी बहुत पहले से सुनाई देती रही हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बाज़गश्त कम होती चली गई। उसकी वजह ये नहीं थी कि जुडिशल मार्शल का खतरा टल गया था, या ये बस एक खामा खा का, जैसे कहते हैं, चाय की प्याली में तूफान था। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं था, बल्कि जुडिशल मार्शल तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली के वक्त से ही लग गया था। जस्टिस चौधरी ने जिस तरह अपनी बहाली के बाद अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया, वो सारे पाकिस्तान के इल्म में है। अभी इसकी तफसील में जाना मेरा मौजू नहीं, लेकिन आप देखते हैं कि इस बहाली के बाद जज हमारे वकला हजरात भी आपस से बाहर होते गए। आए दिन हम वकीलों की वकलागर्दी के वाक़यात देखते हैं। अब ये कितने अफसोस का मकाम है कि गुंडागर्दी और वकलागर्दी में कोई फ़र्क नहीं रह गया। अब इन वकीलों का क्या कहें, बड़े अच्छे अच्छे लोग इस पेशे से मुंसलिक रहे हैं। हमारे तो बाबा कौम भी एक वकील ही थे, लेकिन इस पेशे को जैसे कहते हैं नीम हकीम खतरा जान, हमारे वकला हजरात ने इतना बदनाम कर दिया है कि लोग इसके बारे में बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं। हालांकि अब भी इस पेशे में मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं, लेकिन उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर ही रह गई है। और हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये भी है कि यही वकील हजरात अब हमारी आला अदलिया में जजिस की हैसियत से भर्ती किए जाते हैं। जजिस की सिलेक्शन का ये मयार हमारी हुकूमतों को भी बहुत सूट करता है कि वो इस तरह अपनी मर्जी के लोगों को आला अदलिया में जजिस तैनात करके फिर उन्हें जब तक वो उन ओहदों पर रहते हैं मुल्क के लिए ये लोग काम करने के बजाय उनका जिनका इन्होंने नमक खाया होता है उनको खिदमात फराहम करते हैं। और इसकी मिसालें हमारे यहाँ ज़बान ज़द आम हैं। अब अगर कोई ये समझता है कि अदलिया की इस तबाही के पीछे मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़ात है, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि मियाँ साहब ने सिर्फ अपनी मर्जी के जजेस ही नहीं लगवाए, बल्कि किसी भी इदारे को उन्होंने नहीं बख्शा, जिसमें पंजाब पुलिस खास तौर पर काबिल जिक्र है। और सिर्फ मियाँ साहब ही क्यों, इस मुल्क में तो जिसका जितना दाव लगता है वो हाथ पीछे नहीं रखता। वो किसी ने क्या खूब कहा था कि अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिधर लगता है उधर ला। अब लंदन में बैठे एक साबिका गिलगित बल्तिस्तान के जज साहब के एफिडेविट के चर्चे हैं, और फौरन ही हमारे अथर मिनल्ला साहब का उस पर सुओ मोटो एक्शन लेना भी शुबे में डाल रहा है, क्योंकि अथर मिनल्ला साहब का माजी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के एक मुजाहिद के तौर पर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस की हैसियत से तैनात होने और फिर उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने तक कई केसेस में मियाँ नवाज शरीफ को रिलीफ देने के हवाले से हमेशा मशकूक ही रहा है। और ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ के लिए लंदन जाने की राह हमवार करने में अथर मिनल्ला साहब का पूरा हाथ रहा है। और उनकी अदालत में मियाँ साहब की एक पेशी के वक्त तो एक बार मुस्लिम लीगी कारकुनों ने शायद गलती से अथर मिनल्ला व फतहुन करीब के नारे तक लगा दिए थे। नाजरीन, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब या कोई भी जज हो, इन जैसे लोग तो बस मोहरे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनकी डोरियां तो बदकिस्मती से किसी और के हाथों में होती हैं। यहाँ मैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा। हमारी इस्टेब्लिशमेंट का विजन तो बहुत महदूद सा है। बहुत ज़्यादा भी अगर इनके थिंक टैंक्स कुछ सोचते हैं तो इनकी अप्रोच भी बस 10-15 साल बाद तक के हालात के गिर्द घूमती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश है, और नवाज शरीफ या हमारी इस्टेब्लिशमेंट की इतनी कैपेसिटी ही नहीं कि वो इतनी दूर रस सोच रखते हों। मैं इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इस सब के पीछे पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की
कोई बहुत बड़ी चाल देख रहा हो। नाजरीन, इसके लिए हमें थोड़ा तारीख के सफ़ों को पलट कर कुछ पीछे जाना होगा। अगर आपको याद हो तो हमारे एक साबिका और बहुत ही पावरफुल DGISI गुजरे हैं, जनाब जनरल हमीद गुल मरहूम साहब। वो अपने अक्सर इंटरव्यूज में इस बात का बरमला इज़हार करते रहे हैं कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ अमेरिका की मर्जी से लगते आए हैं। बल्कि ये आप उनकी ही ज़बानी सुन लें। इसीलिए अमेरिका जो है वो डिक्टेटरों को पसंद करता है ऐसे ममालिक में, क्योंकि एक फर्द वाहिद ने फैसला करना होता है। तो पाकिस्तान के अंदर वो आर्मी चीफ को बहुत अपनी मर्जी से जो वो यहाँ आर्मी चीफ नहीं बनता। अगर आप समझते हैं कि वैसे ही हम बना सकते हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, ऐसा नहीं होता। अमेरिका को पसंद नहीं था, इसी वजह से नहीं बनाया गया। बिल्कुल ये बनाने है, हर कोई जानता है। मिठाइयाँ तकसीम हुई जब मैं नहीं बना, इंडियन एम्बेसी के अंदर मिठाइयाँ तकसीम हुई, लोग गवाह हैं, लिखा लोगों ने इसके ऊपर, मैंने नहीं लिखा। मतलब है गुलाम इसहाक खान का जवाब पढ़ ले कि भाई बात तो तुम बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन अमेरिका कभी इसके ऊपर राजी नहीं होगा। तो ये आपको एक अक्कासी करता है हमारी मजबूरियों की कि हम कितने मजबूर हैं। यानी हमारी आज़ादी जो है वो बिल्कुल बराए नाम है। हमें मुल्क दिया गया, लेकिन हमें आज़ादी तो नहीं दी गई। और लोगों ने भी मुझे बताया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो गुलाम इसहाक खान के पास गए। मेरा नंबर 1 के ऊपर नाम GHQ से गया था, जनरल बेग से पूछ लीजिए, 6 आदमियों की लिस्ट गई थी, मेरा नंबर 1 था, आसिफ नवाज का नंबर 6 था, लेकिन 6 वाले को बना दिया गया, नंबर 1 को छोड़ दिया। ये एक बात तय है कि अमेरिका की मंजूरी के बगैर यहाँ आर्मी चीफ नहीं बना करते। तो नाज़रीन, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ के इतने बड़े बड़े फैसले भी बैरून ममालिक में हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर आपको दोबारा तारीख में जाना होगा। अगर आप देखें तो जनरल अयूब खान के अमेरिका और बरतानिया, दो मुल्कों के दौरों की वीडियोस सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा दिखाई जाती हैं, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी और बरतानवी क्वीन एलिजाबेथ किस तरह उनको रिसीव करते दिखाई देते हैं। अब लोग तो ये कहते हैं कि ये देखो पाकिस्तान का ये मकाम था उस वक्त, किस तरह हमारे हुक्मरानों को अमेरिका और बरतानिया के सरबराहान रिसीव किया करते थे और उनमें कैसी इज्जत व मकाम दिया करते थे। अब के प्रेसिडेंट तो हमारे वजीर आजम साहब को फ़ोन तक करना गवारा नहीं करते। तो ऐसा नहीं था, वो तो जैसे बिल्ली अपने शिकार को काबू करने के लिए कभी कभार अपने शिकार के सामने कलाबाजियां खाकर उसे मशगूल करती है और फिर अचानक उस पर झपट पड़ती है और उसे दबोच लेती है, तो वहाँ भी कुछ ऐसे ही हालात थे। और अमेरिका ने अयूब खान साहब को बेहतरीन तरीके से डील किया और उनसे हमें खूब फिर इमदाद भी मिली। और फिर पाकिस्तान ने इस खत्ते में अमेरिका की प्रॉक्सीज लड़ने के लिए अपनी मुकम्मल सर्विसेज फराहम की। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी अस्करी क़यादत को अमेरिका ने गोद ले लिया और बरतानिया ने हमारी बाकी की ताकत यानी ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और मीडिया को दूध पिलाने की जिम्मेदारी ले ली। आप अगर इन इदारों के अंदर थोड़ी सी तहकीक कर लें तो आप मेरी बातों की सदाकत को अकल और दलील के पैमानों पर जांच सकते हैं कि क्या वजह है कि हमारे तमाम जजेस और ब्यूरोक्रेसी या मीडिया की एक बड़ी तादाद अपनी फैमिलियों समेत UK में ही क्यों सेटल होती है। नाजरीन, मैं तकरीबन 8 साल लंदन में रहा हूँ और अब यूरोप में मुझे 5 साल से ज़ायद हो गए हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि यूरोप बहुत लिहाज से बरतानिया से बहुत बेहतर है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की फीस बरतानिया की आम यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में कम अज़ कम 5 गुना कम, और वहाँ की आला यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में जहाँ हमारे इन बड़ों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके मुकाबले में यहाँ उसी मयार की यूनिवर्सिटी जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वगैरह हैं, उनसे 10-15 गुना कम है। इसी तरह मेडिकल की सहूलतें बरतानिया के लिहाज से यहाँ बहुत बेहतर समझी जाती हैं। बरतानिया में रह रहे बहुत से अफराद अपने पेचीदा अमराज के इलाज के लिए यूरोप आकर इलाज करवाने को तरजीह देते हैं। यहाँ पर फूड वगैरह के स्टैंडर्ड्स बरतानिया के मुकाबले में बहुत बेहतर हैं, और फिर घूमने फिरने के लिए तो आप जानते हैं कि यूरोप की क्या ही बात है। तो क्या वजह है कि हमारे बड़े बरतानिया में अपना दूसरा घर बसाने को तरजीह देते हैं? आपको वो बड़े बरतानिया में जो पाकिस्तान में
अपनी नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते, बरतानिया के पब्लिक टॉयलेट्स को इस्तेमाल करने के लिए लाइन में खड़े नजर आते हैं। मुझे तो इसकी वजह नाजरीन बस यही एक नजर आती है कि बरतानिया की एक तारीख है कि ये अपने गद्दारों को काम निकलने के बाद रास्ते से हटा दिया करते थे। और इसकी बड़ी ज़बरदस्त दलील ये थी कि जो बंदा अपनी सरजमीन का ना हो सका, जिसने इसको इज्जत और मर्तबा और शोहरत और मकाम दिया, जब ये बंदा उस मट्टी के साथ नमक हरामी कर सकता है तो ये हमारा कैसे बनेगा। और अब ज़माना बदल चुका, अब गोरा ऐसे लोगों को अपने पास एक तरह की कैद में रखता है जो बाहर बैठकर बहुत अच्छी लग रही होती है। ये उन गद्दारों और उनके औलादों को अपने हाथ रखकर हमारे जैसे मुल्कों को, जो बदकिस्मती से इनकी कॉलोनी भी रहे, बिलवास्ता अभी तक उन पर हुकूमत कर रहे हैं। नाज़रीन, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन शैतानी कुव्वतों से हकीकी मायनों में आज़ादी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपके देखने का बेहद शुक्रिया।